हेलो एवरीवन। घटना चक्र आई दृष्टि मैगजीन को हम फिनिश कर रहे हैं। इसमें हमने कल की क्लास में जो 6वीं क्लास थी इसके तहत क्या किया था कि हमने जो राष्ट्रीय परिदृश्य है उसको शुरू किया था, ठीक है, जिसका पार्ट 1 आ चुका है। अब राष्ट्रीय परिदृश्य का ये पार्ट 2 है, ठीक है, ये पार्ट 2 है। चलो तो शुरू करते हैं। तो पहला है डिजिटल कृषि मिशन, ठीक है, डिजिटल कृषि मिशन। अब डिजिटल कृषि मिशन नाम ही ऐसा है, यानी कि कुल मिला के क्या है, कृषि का डिजिटल करना है, कृषि को डिजिटलाइज करना है। इसके तहत जो है कितने, तो इसमें बताया है कि अगले 3 वर्षों में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू की जाएगी, ठीक है। 400 जिलों में जो है खरीफ की जो फसलें होती हैं उनका डिजिटल फसल सर्वेक्षण भी कराया जाएगा। और इसके तहत 6 करोड़ किसानों को उनकी भूमि के विवरण के साथ रजिस्ट्रियों को अपडेट किया जाएगा, ठीक है। ये दिया गया है इसका आंकड़ा, लगभग 6 करोड़ किसानों को, ठीक। चलो ठीक है। अब इसके बारे में जो कि डिजिटल कृषि मिशन है, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि ये मिशन शुरू कब हुआ है, तो ये मिशन शुरू हुआ है 2 सितंबर 2024 को, ठीक है। 2 सितंबर 2024 को डिजिटल कृषि मिशन यानी कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शुरू किया गया है। इसके लिए 2817 करोड़ रुपए, इसके लिए 2817 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। और इसमें इस मिशन के अंतर्गत बताया है कि कृषि क्षेत्र से संबंधित जो डाटा है, किसानों का जो डाटा है, जो बिखरा हुआ है डाटा है, उस डाटा को एकत्रित किया जाएगा, ताकि अगर हमें किसी भी किसान से संबंधित कोई भी डाटा चाहिए तो वो केवल एक जगह पर वो डाटा मिल जाए, ठीक है। और उसका रखरखाव भी एक ही प्लेटफॉर्म पर किया जा सके। इसके लिए क्या किया जा रहा है, इसके लिए डिजिटल कृषि मिशन शुरू किया जा रहा है, ठीक है। चलो ठीक है। अब डिजिटल कृषि मिशन जो शुरू किया जा रहा है उसके कुछ मूलभूत स्तंभ हैं, यानी कि क्या क्या काम किया जाएगा उसमें, ठीक है, ये हैं। तो वो क्या है, तो इसके मूलभूत स्तंभों में मुख्य तौर पर एक है एग्रीस्टेक, दूसरा है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी कि कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, और इसके अंतर्गत जो तीसरा है वो है मृदा प्रोफाइल मैपिंग यानी कि सॉइल प्रोफाइल मैपिंग, ठीक है, ये शामिल किया गया है। मुख्य तौर पर इसके दो मूलभूत स्तंभ बताए जाते हैं, यानी कि फाउंडेशनल अगर पिलर्स की बात करें तो 2 हैं, एक एग्रीस्टेक और दूसरा कृषि डिसीजन सपोर्ट स्कीम, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। और तीसरा जो है इसके अंतर्गत मृदा प्रोफाइल मैपिंग भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, ठीक। चलो अब समझना है, हमने समझा कि डिजिटल कृषि मिशन है, उसके अंतर्गत मूलभूत स्तंभों को समझा कि भाई 2 हैं और तीसरा भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, ठीक है, हमने ये समझा। अब हम ये समझते हैं कि ये जो मूलभूत स्तंभ हैं इनके अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। जैसे कि पहला मूलभूत स्तंभ है एग्री स्टैक, ठीक है, ये हमने देखा अभी, यहाँ पर पहला मूलभूत स्तंभ एग्री स्टैक है, ठीक है। अगर हम दूसरा देखेंगे तो आगे चल करके दूसरा हमारा यहाँ से शुरू होगा, जिसका नाम है कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, ये हमारा जो है दूसरा मूलभूत स्तंभ है, ठीक है। और तीसरा उसमें कहा था कि इसको भी शामिल किया जाता है, किसको शामिल किया जाता है, मृदा प्रोफाइल मैपिंग को। तीसरा जो है मृदा प्रोफाइल मैपिंग है। तीनों को बारी बारी से समझ लेते हैं, ठीक। चलो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम देख लेते हैं, ठीक। अब जो एग्री स्टैक है, एग्री स्टैक के अंतर्गत मुख्य तौर पर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ सम्मिलित की जाएंगी। तो देखो इसके अंतर्गत क्या है कि जो फार्मर्स हैं उन फार्मर्स की रजिस्ट्री की जाएगी, ठीक है, उनके खेत हैं, उनके जो गांव हैं उनके नक्शे प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। और तीसरा क्या, उनकी जो फसल है ना, जो फसल बोते हैं उसकी भी रजिस्ट्री कराई जाएगी ऑनलाइन ही, ठीक है, यानी कि सब चीज़ ऑनलाइन ही अवेलेबल होगी। इसके अलावा जैसे हमारे पास एक बायोमेट्रिक मतलब ऑथेंटिकेशन का एक कार्ड होता है जिसे हम आधार कार्ड कहते हैं, ठीक है, उस ऐसे ही किसानों के भी पास अब एक किसान आईडी कार्ड होगा, ठीक है, किसान आईडी कार्ड, ठीक है। जैसे हमारे पास आधार कार्ड होता है, सभी के पास आधार कार्ड होता है, लेकिन जो किसान होंगे जो लोग, उनके लिए स्पेशली एक कार्ड होगा, वो क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा फार्मर आईडी कार्ड या किसान आईडी कार्ड, ठीक है। अब इस कार्ड में जो है मुख्य तौर पर बड़ी बड़ी जो किसान से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी वो सारी जानकारियाँ इस कार्ड में जो है दे दी जाएंगी। ये जो है इसमें बात कही गई है, ठीक है, ताकि डिजिटली रूप से उस किसान से संबंधित जो भी जानकारी हो वो हमें प्राप्त हो सके, ठीक है। उसके लैंड रिकॉर्ड, पशुधन, स्वामित्व, बोई गई फसल, ये सब उस किसान आईडी कार्ड पर अवेलेबल होगा, ठीक है। अब जो किसान आईडी का निर्माण है और उसका डिजिटल सर्वेक्षण करना है
उसके लिए 6 राज्यों में ये परियोजनाएं शुरू की गई है। और उन 6 राज्यों में अलग अलग स्थान है, 6 राज्यों में, ठीक है। 6 राज्यों में जो ये परियोजना शुरू की गई है उनमें अलग अलग स्थान है। तो उन सबको एक बार हम देख लेते हैं कि कौन से 6 राज्य हैं। तो देखो, एक है उत्तर प्रदेश, ठीक है, दूसरा है गुजरात, ठीक है, तीसरा है महाराष्ट्र, ठीक, चौथा है हरियाणा, पाँचवा है पंजाब और छठवां है तमिलनाडु। चलो ठीक है, इतना तो ठीक है। लेकिन पता है जो यूपी पीसीएस वाले हैं उनके लिए कुछ इसमें थोड़ा सा आ सकता है कि भाई उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है, फर्रुखाबाद, ठीक है। उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, ठीक। और गुजरात का गांधीनगर है, महाराष्ट्र का बीड है, हरियाणा का यमुनानगर है, पंजाब का फतेहगढ़ साहिब है और तमिलनाडु का विरुधुनगर है, ठीक है। लेकिन आपको महत्वपूर्ण रूप से क्या याद रखना है, उत्तर प्रदेश का जो है फर्रुखाबाद जो क्षेत्र है उसको सम्मिलित किया गया है, ठीक। चलो ठीक है। आगे कहा है कि 3 वर्षों के दौरान 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल पहचान के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी कि आने वाली जो 3 सालें हैं उन 3 सालों में 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल पहचान का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यानी कि डिजिटल आईडी कार्ड बनाए जाने हैं। जिसमें अब देख लेते हैं एक बार, इसके अंतर्गत क्या है कि अगर 2024-25 की बात की जाए, भाई 3 साल की बात कर रहा है ना, तो एक तो 2024-25 होगी, दूसरा अगर हम कहेंगे एक तो 2024-25, ठीक है, तो दूसरा क्या है 2025-26, ठीक है, तीसरा क्या है 2026-27, ठीक है। तो कह रहा है कि जो 2024-25 है उसमें 6 करोड़, ठीक है, और 2025-26 है उसमें उसके आधे 3 करोड़, ठीक है, और 2026-27 है उसमें 2 करोड़, यानी कि 6 करोड़ और उसके बाद में 2025-26 में कितना 3 करोड़ और इसमें 2 करोड़, यानी कि कुल मिला के अगर देखें तो ये कितने हो गए 11 करोड़, ठीक है। ये 11 करोड़ आईडी जो है वितरित की जाएंगी, ठीक। चलो आगे आ जाओ। अगला है 2 वर्षों के अंदर राष्ट्रव्यापी डिजिटल फसल सर्वेक्षण को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। फिर कह रहा है कि 2024-25 में 400 जिलों और 2025-26 में सभी जिलों को आच्छादित कर लिया जाएगा इसके अंतर्गत। अब सवाल आपसे ये है कि अब एक बात बताओ, जो डिजिटल कृषि मिशन लॉन्च किया गया है इसके अंतर्गत जो डिजिटल आईडी कार्ड जो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं किसानों को, उसके अंतर्गत 2024-25 में क्या सारे के सारे जिले आच्छादित हो जाएंगे? तो उत्तर है कि बिल्कुल नहीं। 2024-25 में 400 जिले आच्छादित किए जा रहे हैं और 2025-26 में सभी जिलों को इसके अंतर्गत सम्मिलित कर लिया जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? चलो, अब हमने अभी देखा था, हमने क्या देखा था कि जो डिजिटल कृषि मिशन है उसके 3 पिलर हैं उसके, और मोटे तौर पर जो मूलभूत पिलर हैं वो 2 ही बताए थे, ठीक है। तो अब जो 3 पिलर हैं उनमें पहला एग्री स्टैक है। अब एग्री स्टैक के अंतर्गत तो हमने पढ़ लिया, और दूसरा क्या है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। चलो तो एक बार देख लेते हैं, यही तो है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, यानी कि कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, ये है, ठीक है, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। और कृषि निर्णय सहायता प्रणाली जो है दूसरा जो है क्या है उसका स्तंभ है। इसके अंतर्गत क्या है, तो इसके अंतर्गत क्या है कि फसलों, मिट्टी, मौसम और जन संसाधनों सहित बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सबको मिलाकर जो जो किसान की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको रिमोट सेंसिंग आधारित जानकारी एकीकृत करने के लिए एक व्यापक भू स्थानिक प्रणाली, यानी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव जियो स्पेशियल सिस्टम निर्माण किया जाएगा। यानी कि सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन अवेलेबल होंगी, चाहे वो फसलों से संबंधित हुआ, मिट्टी से संबंधित हुआ, मौसम, जल संसाधन, इन सब से, ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन होगा। तीसरा जो इसका पिलर है वो है मृदा प्रोफाइलिंग। मृदा प्रोफाइलिंग के अंतर्गत क्या है कि 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि का जो है एक मानचित्र तैयार किया जाएगा, एक सोयल प्रोफाइल मैप तैयार किया जाएगा, जिसका रेशियो 1:10,000 होगा। यानी कि जो मान के चलो जो लैंड है रियल में, जो 10,000 यूनिट लैंड है, 10,000 यूनिट, चाहे वो यूनिट कुछ भी हो, ठीक है, 10,000 यूनिट लैंड जो है उसको अगर मानचित्र पर हम देखेंगे तो वो एक यूनिट को दर्शाएगी, ठीक है, एक यूनिट को दर्शाएगी, ठीक है। ये होता है रेशियो 1000 10,000 का, ठीक। आगे आ जाते हैं। इस आगे कह रहा है कि इसके अतिरिक्त इस मिशन के अंतर्गत डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण भी कराया जाएगा, जिससे क्या हो सकेगा कि कृषि उत्पादन का एक सटीक अनुमान लगाने में आसानी होगी, ठीक है, ये कहा गया है। चलो महत्वपूर्ण चीज़ें हमने समझ ली हैं। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। अगला है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। अब देखो, जहाँ जहाँ आप सेमीकंडक्टर देखें,
जहाँ जहाँ आप सेमीकंडक्टर ये नाम देखें, समझ लेना कि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आप इस पर लिखना चाहें तो 1 नंबर लिख लीजिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलो चलो तो देखते हैं। तो अब जो सेमीकंडक्टर है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, अब इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले एक बार ये देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों आया है, ठीक है। चलो, ये है बात 2024 की, सितंबर के महीने में 2 सितंबर की, 2 सितंबर 2024 की बात है, जब केंद्र सरकार ने गुजरात के साणंद में एक अर्धचालक इकाई यानी कि सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की है। सॉरी, क्या समझे? बात यह है कि 2 सितंबर 2024 की बात है, केंद्र सरकार ने गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की है। तो सवाल यहाँ पर एक आता है कि भाई एक बात बताएं, क्या ये सेमीकंडक्टर यूनिट पहली है भारत में? तो हमारा उत्तर है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो सेमीकंडक्टर यूनिट है ये 5वीं सेमीकंडक्टर यूनिट है। चलो ठीक है, इतनी सी बात तो समझ में आ गई। लेकिन एक सवाल यहाँ पर फिर भी आ रहा है दिमाग में कि अगर 5वीं सेमीकंडक्टर यूनिट है तो बाकी की 4 सेमीकंडक्टर यूनिट कहाँ पर हैं, किस राज्य में हैं, किस स्थान पर हैं? ये सवाल आ रहा है दिमाग में। तो अब समझ लो, पहले तो ये समझ लो कि ये जो 5 सेमीकंडक्टर यूनिट हैं टोटल, उनमें से 4 सेमीकंडक्टर यूनिट कहाँ पर हैं? वो हैं गुजरात में। चलो ठीक है भाई। और बाकी की जो 1 सेमीकंडक्टर यूनिट है वो है असम में, ठीक है। चलो इतनी सी बात तो समझ में आ गई। लेकिन अब एक बार हम गुजरात में भी देखेंगे कि किस स्थान पर हैं और कितनी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम हल्का सा ही समझ लेते हैं कि ये जो साणंद है ना, ये जो साणंद है, इसी साणंद में 3 सेमीकंडक्टर यूनिट हैं। समझ में आया? इसी साणंद में 3 सेमीकंडक्टर यूनिट हैं। चलो ठीक है। और जो चौथी है वो कहाँ पर है? वो धोलेरा है। वो कहाँ पर है? वो धोलेरा में है। टोटल गुजरात में कितनी हो गई? 4 और 1 असम में, ठीक है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अभी साणंद में 5वीं सेमीकंडक्टर यूनिट की अगर स्थापना को मंजूरी दी गई है तो ये किसके अंतर्गत है? तो देखो, ये जो यूनिट है वो कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। किसके द्वारा? कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा जो है ये सॉरी स्थापित की जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है। और इसके अंतर्गत जो एक्सपेंडिचर आएगा यानी कि जो निवेश किया जाएगा वो 3300 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, 3300 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये जो है सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित की जा रही है। कहाँ पर की जा रही है? साणंद में, ठीक। चलो ठीक है। अब क्या फिर कह रहा है कि इस इकाई की जो क्षमता है, इस यूनिट की जो क्षमता है वो 60 लाख चिप्स का निर्माण करेगी हर दिन। क्या समझे? ये जो यूनिट लगाई जा रही है ये 60 लाख चिप्स का निर्माण करेगी, ठीक है। चलो ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा कि जो सेमीकंडक्टर यूनिट है उनका मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, कि चाहे वो ऑटोमोटिव हुआ या फिर इलेक्ट्रिक वाहन हुआ या कोई भी उपकरण, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, उन सब में ये सेमीकंडक्टर जो चिप होती है वो लगाई जाती है, ठीक है। लेकिन बात आती है इसके आगे। बात ये है कि हमने ये तो समझ लिया, इस यूनिट के बारे में तो समझ लिया, लेकिन हम ना इससे पहले की भी कुछ यूनिट पर चर्चा कर लेते हैं। अभी हमने जैसे बताया कि साणंद में है कितनी? 3, धोलेरा में है 1 और 1 है असम में, टोटल हुए 5, ठीक है। गुजरात में है 4, 1 असम में, ठीक। तो इससे पहले बताया है कि जून 2023 में सरकार ने साणंद में ही एक माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी। ये भी क्या है? ये भी एक सेमीकंडक्टर यूनिट है। चलो ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। चलो भाई समझ में आई। तो अब हमने कितनी देखी? 2 तो देख चुके हैं हम, ठीक है। लेकिन उससे पहले कह रहा है कि 29 फरवरी 2024 को भी देश में 3 और अर्धचालक इकाइयां यानी कि सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई थी। कब? 29 फरवरी 2024 को। अब जो 3 हमने अभी क्या देखा कि एक सेमीकंडक्टर यूनिट कहाँ पर थी? साणंद में, ठीक है। फिर दूसरा बताया कि इससे पहले जून 2023 में भी एक साणंद में ही स्थापित की गई थी, ये भी पता है हमें। लेकिन ये कह रहा है कि जो फरवरी 2024 में 29 फरवरी 2024 को जो अनुमति मिली थी, तब 3 यूनिट्स को अनुमति मिली थी। भैया ये 3 यूनिट कौन कौन सी हैं? तो देखो, एक है धोलेरा, ठीक है, जो गुजरात में स्थापित की, गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब, ये ताइवान की साझेदारी से स्थापित की गई थी, ठीक। दूसरी है असम में, ठीक है, असम में मोरीगांव असम में है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, और तीसरी है साणंद गुजरात में ही एक अर्धचालक इकाई यानी कि सेमीकंडक्टर यूनिट,
जो कि रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जापान और स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थाईलैंड पब्लिक कंपनी की साझेदारी में स्थापित की गई है। ठीक है, चलो इसकी ये काफ़ी छोटी है, इसकी 15 मिलियन चिप्स प्रतिदिन की जो है क्षमता है, ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, इसमें ना हमें थोड़ा ये क्या कह रहा है कि 29 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत तीनों अर्धचालक संयंत्र इकाइयों का शिलान्यास जो है 13 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। अच्छा, ये जो यूनिट्स स्थापित की जा रही हैं, तो आपको ये भी दिमाग में देना है कि ये क्या है कि ये है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है, तो ये यूनिट जो स्थापित की जा रही है, इसका प्लान है, ये तब स्थापित की जा रही है। ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम यानी कि सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की थी। ठीक है, और इसके तहत क्या है कि जो सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले पारतंत्र यानी कि डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे, इस पर खर्च किए जाएंगे। ठीक है, और इसके विकास के लिए क्या है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई है, और इसकी स्थापना के अंतर्गत ही ये जो है ये जितने भी जो सेमीकंडक्टर यूनिट और ये जो चलाए जा रहे हैं, ये इसी के तहत चलाए जा रहे हैं। ठीक है, अब ये है कि भारत अमेरिका साझेदारी की बात की गई है, तो भारत अमेरिका के बीच में 9 सितंबर 2024 को भारत और अमेरिका के बीच में साझेदारी की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य वैश्विक जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है उसको विकसित करना और उसमें डाइवर्सिफाइड करना। ठीक है, ये जो है उसका उद्देश्य है। अगला आ जाते हैं, अगला है सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह। ठीक है, अब इस खबर में मोटी सी खबर ये है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। ठीक है, चलो ठीक है, हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो ये महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसका एक बार ध्वज और प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। ठीक, चलो एक बार यहाँ से देखते हैं कि 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो ध्वज है वो नीले रंग का है। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज है वो कैसे रंग का है? नीले रंग का है। हम इसको साथ के साथ देखते चलेंगे। ठीक है, जैसे कि एक बार यहाँ देखो, साथ के साथ हम देखेंगे, एक बार ये देख लीजिए और फिर ये देख लीजिए। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज कैसा है? नीले रंग का है। ठीक है, हम इसको इस तरीके से देखेंगे, यहाँ पर नीले रंग का है, और इसमें फिर कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज नीले रंग का है। इस ध्वज में संविधान के खुले हुए पन्नों से सर्वोच्च न्यायालय के गोलाकार भवन को उभरते हुए प्रदर्शित किया गया है। ऐसा है क्या? एक बार देखते हैं। देखो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, खुले हुए संविधान के खुले हुए पन्ने हैं, उसके ऊपर संविधान वो सुप्रीम कोर्ट है और उसको जो है दिखाया गया है। ठीक, अब आगे इसमें जो क्या कहा गया है वो आगे देखते हैं कि कह रहा है कि इस ध्वज में न्यायालय भवन को सुनहरे रंग से चित्रित किया गया है। अच्छा ऐसा है, चलो फिर से देख लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो न्यायालय भवन है उसको सुनहरे रंग से जो है दिखाया गया है। फिर कि इस ध्वज में न्यायालय के गोलाकार भवन के ऊपर अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। ऐसा है, चलो देख लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम ये जो देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये हमारा जो है पूरा मतलब वो है संविधान वो भवन है और उसके ऊपर ये अशोक चक्र है। ठीक है, दिया गया है ये भी। ठीक, चलो ठीक है, अब आगे आ जाओ इसमें। ठीक, इसमें अब आगे आ जाओ। आगे क्या है? इस संपूर्ण डिजाइन को एक वृत्त यानी कि सर्कल द्वारा घेरा गया है। ऐसा है, चलो देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही बात है, ये देखो वृत्त सर्कल के द्वारा घेरा गया है। ठीक, फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि जिसमें निचले भाग में संस्कृत श्लोक यतो धर्मस्ततो जय लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्या लिखा हुआ है? यतो धर्मस्ततः जय। ठीक है, यानी कि जो हमने देखा, अब एक बार सही से देख लो एक बार। ठीक है, इसको एक बार देख लो, क्योंकि अब अगर आता है, क्योंकि आ सकता है। ठीक है, ये मतलब इसको डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है, आपको ऑप्शंस में से चुनना पड़ सकता है, तो आप आसानी से चुन पाएंगे। ठीक, इस श्लोक का अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। ठीक है, इस श्लोक का अर्थ क्या है? जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये अभी क्या हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय को 75 वर्ष हुए थे इसके गठन को लेकर के। ठीक है, कैसे? ये देखो कि अनुच्छेद 124 के अंतर्गत तो हमें पता है सर्वोच्च न्यायालय है, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था।
ठीक है। अब 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो हरिलाल जी कानिया थे। और 28 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने स्थापना दिवस और अपनी स्थापना की हीरक जयंती वर्ष यानी कि डायमंड जुबिली ईयर की शुरुआत की थी। और ये उल्लेखनीय है कि 28 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना को 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। यानी कि 28 जनवरी 2025 को जो सर्वोच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी उसके लिए जो है ये मतलब एक तो ये फ्लैग जारी किया गया है और इसके साथ ही एक सिक्का भी जारी किया गया है। ठीक है, एक सिक्का भी जारी किया गया है, हम देख लेते हैं एक बार। ठीक, चलो, हाँ ये लिखा है सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष सिक्का एवं स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक, 31 अगस्त एवं 1 सितंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में क्या किया गया और इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ठीक है, सिक्का आप देखेंगे तो देखो ये है, ये सामने से है और ये बैक से। ठीक है, 75 ईयर्स। ठीक है, 25 ईयर्स लिखा हुआ है, रुपये 75। ठीक, 75 वर्ष हुए हैं तो 75 रुपये का ही सिक्का जारी किया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। ठीक, और लिखा है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में एक सिक्का एवं स्मारक डाक टिकट जारी किया था, जैसा हमने अभी देख ही लिया। अब ये है बाढ़वन पोर्ट, इसको वधावन पोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? वधावन पोर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम इंग्लिश के शब्दों में लिखेंगे ना तो इसको वाढवन और वधावन दोनों पढ़ा जा सकता है। ठीक, कह रहा है कि वर्तमान में भारत में कुल 12 महापत्तन हैं जो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के स्वामित्व में हैं। ये बात बिल्कुल सही है। टोटल कितने हैं अगर हम देखते हैं, महापत्तन यानी कि मेजर पोर्ट की बात करते हैं तो लगभग 12 हैं, लगभग नहीं एग्जैक्ट 12 हैं। पहले 13 थे, एक हटा दिया है। ठीक है, और अगर हम छोटे छोटे पत्तनों की बात करें, माइनर पोर्ट्स की बात करें तो लगभग ये हम मान के चलें कि ये 200 से भी ज़्यादा पोर्ट्स हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो 12 पत्तन हैं बड़े बड़े हैं। ठीक है, महापत्तन प्राधिकरण 2021 यानी कि मेजर पोर्ट ऑथोरिटीज़ एक्ट 2021 के अंतर्गत ये शासित किए जाते हैं। ठीक, चलो ठीक है। अब ये जो वधावन पोर्ट है या बाढ़वन पोर्ट है, इसके संदर्भ में जो कुछ चीज़ें हैं हम उसको इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं याद करने के लिए वो एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में कहा गया है कि 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वधावन पोर्ट है उसका शिलान्यास किया। ठीक, चलो ठीक है। यह पत्तन महाराष्ट्र के पालघर जिले में डहाणू नगर के निकट स्थित है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यही है। ठीक है, इस पूरी लाइन इसमें अभी तक हमने जो पढ़ा उसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि यह पत्तन महाराष्ट्र के पालघर जिले में है, डहाणू नगर के निकट स्थित है। ठीक है, और इसमें बताया है कि जो लागत है वो 76,220 करोड़ आने वाली है और इसका जो निर्माण है वो बाढ़वन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड यानी कि VPPL यानी कि वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आगे इसके बारे में ये भी कहा है कि जो VPPL है और JNP है यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी है और MMB है यानी कि महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गठित एक विशेष प्रयोजन वाहन यानी कि SPV यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल। जो SPV है ना, जब हम कोई कार्य करने जा रहे हों और कोई प्रोजेक्ट हो, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अगर हम किसी एक मान के चलो अथॉरिटी को गठित कर दें, ठीक है, किसी अथॉरिटी को गठित कर दें या किसी निकाय को गठित कर दें जो इस काम को करेगा, पूरा हम इस निकाय के ऊपर जिम्मेदारी दे दें कि अब तुम्हें इस काम को करना है और पूरी तरीके से ये जो अथॉरिटी है इसको गठित ही किया गया है इस काम को करने के लिए, तो इसको SPV कहा जाता है यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, तो अब इसमें इन्होंने बताया कि उनकी हिस्सेदारी क्रम से 74 और 26% है इन दोनों के ऊपर नीचे वालों की, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है नहीं कि इनका इतनी हिस्सेदारी कितनी है कुछ, ये बस आपके इसका मतलब ये याद रखना है कि इसकी स्टेबिलिटी किस स्थान पर है, किस राज्य में है। ठीक है, और जो पत्तन है उसके लिए ग्रीन फील्ड डीप ड्राफ्ट महापत्तन के रूप में विकसित किया जाएगा यानी कि नया पत्तन बनाया जाएगा। ठीक है, ग्रीन फील्ड के रूप में यह भारत के सबसे बड़े गहरे जल वाले पत्तनों में से एक होगा और निर्माण पूरा होने के पश्चात यह पत्तन विश्व के शीर्ष 10 पत्तनों में से एक होगा। ठीक है, एक ये पॉइंट है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, अब यह पत्तन पारगमन समय एंड ट्रांजिट टाइम और लागत को कम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, ये भी इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अब जो बदावन पोर्ट है उसकी 2035 तक बताया है कि 15 मिलियन टीईयूज कंटेनर क्षमता जोड़ेगा, जो 2040 तक बढ़कर 23.9 मिलियन टीईयूज हो जाएगी। यानी कि टीईयूज यानी कि 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट होता है इसका मतलब, ठीक है। यानी कि 20 फीट का एक बॉक्स होगा, 20 फीट का बॉक्स, ठीक है। और उसके आधार पर क्षमता जोड़ते हैं कि कहाँ पर ये कितने बॉक्स रखे जाते हैं, उसके आधार पर क्या मतलब उस पोर्ट की जो है क्षमता मापी जाती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भारत के 12 महापत्तन यानी मेजर पोर्ट हैं, ये सारे के सारे नाम दिए हैं। इनको आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और आप इनको चाहें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, इनको यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो आप यहाँ से भी ये सारे के सारे नाम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिएगा कौन सा क्षेत्र में, किस क्षेत्र में कौन सा नाम है, ताकि दिमाग में थोड़ा सा चित्र बन जाए, ठीक है। कह रहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन कोलकाता में है, ठीक है। इसका हल्दिया सहित है, ठीक है, हल्दिया सहित है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, ठीक। फिर है कि पारादीप पत्तन जो कि उड़ीसा में है, फिर विशाखापत्तनम है जो आंध्र प्रदेश में है, और कामराजर पत्तन है जो कि तमिलनाडु में है, चेन्नई पोर्ट है जो तमिलनाडु में है, वी चिदम्बरम पत्तन है जो कि तूतीकुड़ी तमिलनाडु में है, और दीनदयाल पत्तन है जो कि कच्छ में है, मुंबई पोर्ट है जो महाराष्ट्र में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जो कि महाराष्ट्र में है, मुरगांव कहाँ पर है, गोवा में, और नवमंगलूर कहाँ पर है, ये कर्नाटक में, और कोचीन पोर्ट जो है ये भी केरल में है, ये केरल में है, ठीक है। जो कोचीन पोर्ट है ये केरल में है, ठीक है। इनको जो है एक बार आप दिमाग में रखना है, और आपको ना एक बार इनका 2-3 बार नाम देख के आप ये पहचान लो कि जो मेजर पोर्ट हैं उन मेजर पोर्ट के नाम आपको एटलीस्ट याद होने ही चाहिए, ठीक है। मेजर पोर्ट्स के आपको नाम याद होने चाहिए, ठीक। अब जब पोर्ट की बात चल रही थी तो इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 का, वो भी इसमें बता दिया गया है, जिसमें क्या है कि बताया कि 2024 को जून के महीने में 4 जून को CPPI यानी कि कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया गया था, ठीक है। अब ये जो जारी किया गया था ये इसका चौथा संस्करण था, ठीक है। ये विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया गया था, और इसके तहत बताया कि मतलब कितना समय लगता है किसी भी पोर्ट पर उस पोर्ट पर मतलब कंटेनर को खाली करने में और मतलब व्यवस्थित करने में, इन सब के आधार पर जो है इसका मतलब ये इंडेक्स जारी किया गया था, और जिसमें बताया गया है कि शीर्ष 20 स्थानों में से 13 स्थानों पर इसी क्षेत्र के पत्तन थे। किस क्षेत्र के पत्तन थे? एशियाई क्षेत्र के, ठीक है। इस सूचकांक के अनुसार वर्ष 2023 में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई पत्तनों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसलिए ये बताया था कि जो टॉप 20 थे उनमें से जो 13 पोर्ट हैं वो इसी क्षेत्र के, एक तो पूर्वी और एक दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के थे, ठीक है। और इसमें है ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इसमें क्या है कि इस सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष चीन का यांगसान पत्तन जो है प्रथम स्थान पर रहा है। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इस जो इंडेक्स है इसमें पहली बार विश्व के टॉप 100 पोर्ट में भारत के 9 पोर्ट्स ने जो है जगह बनाई है, ठीक है। इसमें भारत के 9 पोर्ट्स ने जगह बनाई है, और उसमें सबसे ज़्यादा अगर उच्च स्थान पर है तो वो 19th रैंक पाने वाला विशाखापट्टनम पोर्ट है जो कि आंध्र प्रदेश में है। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो आगे देखते हैं। आगे बताया है कि उल्लेखनीय वर्ष 2022 के सूचकांक में यह पत्तन 115वें स्थान पर था। कौन सा? देखो, ये जो विशाखापट्टनम है ना पोर्ट, जो अभी 19वें स्थान पर है, इसने इतनी अच्छी छलांग लगाई है, आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि जो 2022 के इंडेक्स में यही पोर्ट 115वें स्थान पर था, वहीं 2023 में विश्व के टॉप 20 पत्तनों की सूची में ये 19वें स्थान पर आ गया है विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। इसलिए ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है इम्पोर्टेंट, ठीक। अच्छा, इसके बाद में जो दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मतलब पत्तन है वो है मुंद्रा पत्तन, ठीक है, यानी कि मुंद्रा पोर्ट। ये गुजरात में है, ये भी याद रखना है, ठीक है। विशाखापट्टनम आपको याद रहेगा, लेकिन गुजरात का ये जो मुंद्रा पोर्ट है ये याद नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही माइनर पोर्ट है, ठीक है। तो माइनर पोर्ट बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बने नहीं रहते हैं, इसलिए आपको दिमाग में रखना है, ठीक। फिर है पीपा पाव। अब देखो, जो 9 पोर्ट हैं, सारे के सारे पोर्ट्स को आपको दिमाग में रखना है कि कौन सा किस क्षेत्र में, ठीक है। पीपावाव पत्तन कहाँ है? गुजरात में है। कामराजर पत्तन कहाँ है? तमिलनाडु में है। कोचीन कहाँ पर है? केरल में है। और हजीरा पत्तन गुजरात में है। कृष्णापत्तनम आंध्र प्रदेश में। चेन्नई तमिलनाडु में। जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में, ठीक है। अब आपको दिमाग में रखना है कि जैसे मुंद्रा पोर्ट है, पीपा पाव है, कामराजर है, ठीक है, ये हजीरा है, कृष्णापट्टनम है, ये ऐसे हैं जो माइनर पोर्ट हैं जिनका जो टॉप 100 की सूची में जिन्होंने अपना स्थान बना पाए हैं, ठीक है, माइनर पोर्ट है। चलो आगे आ जाते हैं। आगे कह रहा है NICDP
12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी मिली है। 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी मिली है। NICDP क्या है? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 12 नए शहरों को जो है मंजूरी मिली है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये कार्यक्रम है क्या? ठीक है, ये जो NICDP है ये कार्यक्रम है क्या? तो देखो, इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत में भविष्य और औद्योगिक शहरों का विकास करना है। ठीक है, भारत में भविष्य के औद्योगिक शहरों का विकास करना है जो विश्व के सर्वोत्तम विनिर्माण निवेश स्थलों यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस के साथ जो है कंपटीशन कर सकेंगे। ठीक है, इनको एक उच्च लेवल का यानी कि वर्ल्ड लेवल का इंफ्रा से इसको जो है इनको बनाना है। ठीक है, इस दूरदर्शी कार्यक्रम के तहत नए औद्योगिक शहरों का निर्माण स्मार्ट शहरों के रूप में करने की परिकल्पना की गई है और दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने NICDP के अंग के रूप में 4 चरणों में 11 औद्योगिक गलियारों के विकास को स्वीकृति दी थी। इसमें यह बताया गया है। ठीक है, अब इन जो 11 औद्योगिक गलियारों को स्वीकृति दी थी, इनके अंतर्गत क्या है कि 4 चरणों में कुल 32 परियोजनाएं शामिल की गई हैं और 32 परियोजनाओं में पहले 4 ग्रीनफील्ड औद्योगिक शहर जो है विकसित किए जा चुके हैं और उसके बाद में 4 और वर्तमान में चालू हो रहे हैं यानी कि खोले जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से हमें जो याद करने वाला है पॉइंट वो ये है कि 28 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने NICDP के अंतर्गत 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी दी एक तो। ठीक है, दूसरा ये कि इसके लिए 28,602 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ 12 परियोजनाएं जो है इसमें लेकर क्षेत्र में जो क्रांति लेकर के आई यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है इसमें कितना है 28,602 करोड़ का। ठीक है, और ये जो शहर हैं 12 ये कहाँ होंगे तो 10 राज्यों में विस्तृत हैं। इन्हें 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से नियोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो अब जो 10 राज्य हैं, अब इन 10 राज्यों की बात की जा रही है, अब हम उसके बारे में और देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसके बारे में कहा है कि जिनके नाम घोषित किए गए हैं वो हैं ये कि खुरपिया है उत्तराखंड में, राजपुरा पटियाला है पंजाब में, दिघी महाराष्ट्र में है, पलक्कड़ केरल में है, आगरा उत्तर प्रदेश में। देखो ये महत्वपूर्ण है, आगरा उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ये दोनों याद रखना। ठीक है, आगरा और प्रयागराज। दूसरा गया है, BPSC वाले गया को भी याद रखना, बिहार में है। और फिर है जहीराबाद जो तेलंगाना का है, ओरवाकल आंध्र प्रदेश का है, और कोप्पर्थी आंध्र प्रदेश का है, और फिर जोधपुर पाली भी राजस्थान का है, जोधपुर पाली राजस्थान का है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। आपको आगरा उत्तर प्रदेश का और प्रयागराज उत्तर प्रदेश का और साथ ही गया बिहार का, ये तो आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो आगे आते हैं। ये राष्ट्रीय जो औद्योगिक गलियारे हैं वो 11 के 11 का नाम दिया गया, आप देखना चाहें तो एक नज़र से देख सकते हैं। और NICDP के तहत जो विकसित किए गए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर हैं उनका नाम है, पहला कौन सा है? पहला है तुम्हारा, यहाँ से देख लेते हैं, पहला है तुम्हारा धौलेरा। ठीक है, निवेश क्षेत्र है। दूसरा औरंगाबाद निवेश क्षेत्र जो आगरा महाराष्ट्र में है, और ये वाला गुजरात में। ठीक है, फिर है ये इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है, और उसके बाद विक्रम उद्योगपुरी जो कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश क्या क्या है, यानी कि मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और फिर गुजरात। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। अब जो अगली न्यूज़ है वो है एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अच्छा, ये क्यों आई है? देखो, एक बार की बात है, आपने सुना ही होगा कि बात है एक समय की कि दिसंबर 2003 की, जब जो हमारे देश में एक स्कीम को बंद कर दिया गया था। इस स्कीम को ओल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं। ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं। यानी कि दिसंबर 2003 से पहले हमारे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू थी, और इसके तहत जो है कर्मचारी थे, चाहे वो राज्य कर्मचारी या केंद्र सरकारी कर्मचारी, इनको क्या है कि इस स्कीम के अंतर्गत, इस पेंशन स्कीम के अंतर्गत मतलब ग्रेच्युटी मिलती थी, वेतन भत्ता मिलता था, और जब ये रिटायर होते तब भी उन्हें खूब मतलब जो एक मुश्त धनराशि जो एक साथ मिलते थे पैसे, तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम थी इसके। ठीक है, लेकिन इस स्कीम को दिसंबर 2003 में बंद कर दिया गया। अब इसके बाद में बात है अप्रैल 2004 की। ठीक है, 2004 की, जब नई एक योजना लागू की गई जिसे NPS कहा जाता है, यानी कि नेशनल पेमेंट सिस्टम।
ठीक है। इसको न्यू पेंशन स्कीम भी कहा जाता है, ठीक है। जो एनपीएस है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल पेमेंट सिस्टम, लेकिन इसको न्यू पेंशन स्कीम भी कहा जाता है। ओल्ड पेंशन स्कीम 2003 में बंद और 2004 से न्यू चालू। अब इसके अंतर्गत बहुत सारी कटौती कर दी गई। जब बहुत सारी कटौती कर दी गई तो पूरे देश में ना तब से सरकारी कर्मचारियों की भी मतलब ये मांग रही है कि जो पुरानी स्कीम है उसी को लागू कर दिया जाए। अब पुरानी स्कीम लागू कर दिया जाए, इसके लिए एक तो राज्य सरकारों की भी मांग, ठीक, राज्य सरकारों में भी मांग, राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, ऊपर से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भी मांग, और ऊपर से जो विपक्ष है, विपक्ष के द्वारा भी कई बार ऐसा मतलब इस तरीके के वादे किए गए कि अगर हम सरकार में आते हैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया था, ठीक है। अब वो मामला ये हुआ कि चलो यहाँ तक ठीक था। इसके बाद में जो राज्य सरकार हैं, राज्य सरकारें भी जो लड़ रही थी चुनाव, तो उसमें फिर अपना अपना जो घोषणा पत्र लेके आती थी, तो उसमें ये कहने लगी कि हम अगर आते हैं तो इस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर देंगे। तो केंद्र सरकार ने इन सब चीज़ों को देखा और उसके बाद में केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया, और इसके अंतर्गत केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम तो नहीं लेके आई, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम के सिमिलर ही ठीक उसी जैसी एक नई योजना लेकर के आई पेंशन स्कीम की, जिसको कहा गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी कि एकीकृत पेंशन योजना, ठीक है। चलो ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, पहली बात ये, और ये केंद्र सरकार के स्तर पर ही लागू होगी, याद रखना है। ये राज्य सरकारों के स्तर पर लागू नहीं होंगी, लेकिन राज्य सरकार स्वतंत्र हैं कि इसको लागू करना चाहे तो लागू कर सकती हैं। और अगर राज्य सरकारें कभी भी लागू कर सकती हैं तो 25 अगस्त 2024 की बात है, 25 अगस्त 2024 की बात है, जब महाराष्ट्र पहला राज्य बना था जिसने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया था, ठीक है। चलो आ जाते हैं अब इस योजना के अंतर्गत, ये जो नई योजना आई है, यूपीएस आई है, इसके अंतर्गत क्या क्या लाभ हैं, क्या सुविधाएं हैं, हम एक बार उनको देख लेते हैं। तो देखो इसके अंतर्गत क्या है कि एक सुनिश्चित पेंशन है। सुनिश्चित पेंशन मतलब कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, यानी कि जब वो रिटायर होंगे उससे पहले के अंतिम 12 महीनों में प्राप्त जो औसत जो एवरेज मूल वेतन प्राप्त हुआ होगा उसके 50% की समतुल्य राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी, ठीक है। मान के चलें जब कर्मचारी रिटायर हुए तब उनको 10,000 रुपये मिलते थे, तो 10,000 रुपये मिलते थे, तो अब वो रिटायर होने के बाद में उनको 5,000 मतलब 10,000 रुपये मिलते थे महीने के हिसाब से, ठीक है। पूरे 12 महीने का एवरेज निकाल लेंगे और फिर वो क्या करेंगे, 5,000 रुपये महीने क्या करेंगे, इनको मंथली प्रोवाइड करेंगे पेंशन के रूप में, ठीक है। चलो ठीक है। और क्या कहा है फिर, लेकिन ये कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसने सर्विस बहुत कम की हो, मान के चलो 2-4 साल ही सर्विस की है और अब उसको पेंशन देनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है कि पेंशन प्राप्त करने के लिए ये ज़रूरी है कि 25 वर्षों की उनकी न्यूनतम सेवा होना आवश्यक है, ठीक है। तो सवाल ये आया कि भाई 25 से कम की होगी तो मान के चलो किसी ने 24 ही साल की है, किसी ने 23 ही साल की है, किसी ने 20 ही साल की है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इतना बड़ा अंतर है कि इनको बिल्कुल पेंशन के लिए वो दिया ही ना जाए, पेंशन ही ना दी जाए। तो इन्होंने ये कहा कि 25 वर्ष से कम अवधि के लिए आनुपातिक रूप से कम पेंशन दी जाएगी। एक एवरेज लगा लिया जाएगा कि इतना अगर इस पर दी जा रही है, अगर 25 साल पर इतनी दी जा रही है तो इससे कम पर कितनी दी जाएगी, वर्ष के आधार पर एवरेज लगा लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर न्यूनतम किसी ने 10 वर्षों तक सेवा प्रदान की है तो ही कर्मचारी यूपीएस के तहत पेंशन प्राप्त कर सकता है, ये भी कहा गया है, ठीक है। यानी कि अगर किसी ने 10 वर्ष से कम सेवा प्रोवाइड की है तो उसको यूपीएस के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, 10 वर्ष से ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। और अगर 25 वर्ष से अधिक होगा तो ठीक वही जो 50% वाला एवरेज है वो लगाया जाएगा, ठीक है। और 25 से कम है, 10 से ज़्यादा है तो फिर एवरेज रूप से जो है अनुपातिक रूप से घटा बढ़ी कर लेंगे वो, ठीक। चलो ठीक है। अब क्या है कि अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या है कि निधन से पहले जो पेंशन के लिए जो पेंशन उसको मिल रही थी उसका 60% उसके परिवार को दिया जाएगा। यानी कि अगर हम कहें कि मान के चलो एक कर्मचारी था जिसको 10,000 रुपये पेंशन मिल रही थी, ठीक है, 10,000 रुपये उसकी इनकम थी, ठीक है। अब वो जब रिटायर हुआ तो उसकी रिटायर होने के बाद में जो पेंशन रहेगी वो कितनी रहेगी, पेंशन रहेगी 5,000, ठीक है। अब वो कर्मचारी मर गया तो मरने के बाद में अब इस 5,000 का जो 60% होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3,000 रुपये की अब पेंशन मिलेगी उसकी फैमिली को, ठीक है। ये इस तरीके से होगा।
कह रहा है कि यह न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करने की गारंटी है। लेकिन एक और बात कही गई है कि अगर किसी ने 10 साल की सेवा प्रदान कर दी है तो ये उसके लिए अनिवार्य हो गया कि उसको कम से कम 10,000 की पेंशन तो मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, कम से कम 10,000 की पेंशन। आगे कहा है कि सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन लागू होगा, यानी कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी वैसे वैसे उनके पैसे भी बढ़ते जाएंगे, ये कह रहा है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। आगे क्या है? आगे है सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी को ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एक मुश्त राशि लमसम अमाउंट भी दिया जाएगा, जैसा हमने बात कही थी। और यूपीएस के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारी का योगदान वेतन, मूल वेतन भत्ता, वेतन और महंगाई भत्ता 10% रहेगा, जबकि केंद्र सरकार का योगदान 18.5% रहेगा। ये याद रखना, जो महंगाई भत्ता है वो कितना रहने वाला है? जो महंगाई भत्ता है वो 10% रहने वाला है। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो ये बात यहाँ तक एनपीएस की बात थी। अब यहाँ पर ही सरकार ने एक और योजना की घोषणा की है, इसको भी दिमाग में देना है। इसका नाम है एनपीएस वात्सल्य। ये बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए पेंशन स्कीम है। तो सवाल ये बनता है कि बच्चों के लिए पेंशन स्कीम कैसी है? तो इसका जवाब ये है कि मान के चलो किसी के यहाँ छोटा सा बच्चा है, ठीक है। अब वो बच्चा, उसके भविष्य का बेहतर निर्माण किया जा सके, तो इसके लिए क्या है कि लोग इसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो सरकार ने इसके लिए भी एक पेंशन स्कीम लागू की है, एनपीएस वात्सल्य। इसके तहत क्या है कि अगर कोई माता पिता चाहें तो कम से कम 1,000 रुपये जमा करें, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहें तो वो अपनी मर्जी के अनुसार कितना भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इसमें पैसा जो है इन्वेस्ट करें, ठीक है। पैसा इकट्ठा करते रहें, डालते रहें, और जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो ये जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया है ना, ये पैसा किसको दिया जाएगा? इस बच्चे को दिया जाएगा, इसके भविष्य निर्माण के लिए, ठीक। चलो ठीक है। लेकिन अगर ये बच्चा ना लेना चाहे तो, अगर ये बच्चा नहीं ले रहा है तो इसके बाद में क्या होगा? इसको एनपीएस खाते में परिवर्तित कर दिया जाएगा, और नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत इसको 60 वर्ष के बाद में जो पेंशन मिलती है वो मिलना शुरू होगी बाद में, ठीक है। ये इस तरीके का कहा गया है। बताया कि 18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य को लॉन्च किया था। ये यहाँ से देख लेना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला क्या है? अगला है NIRF इंडिया रैंकिंग्स। इसमें क्या है? देखो, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है ये, और नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है, इसकी शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी, ठीक है। इसके तहत क्या है कि देश भर में उच्च शिक्षा, एक बार देख लो यहाँ से, देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करना है इसका उद्देश्य, ठीक है। चलो ठीक है। अब ध्यातव्य है कि इंडिया रैंकिंग्स प्रथम संस्करण 2016 में जारी किया गया था। इसका जो प्रथम संस्करण है वो 2016 में जारी किया गया था। अब इसके लिए जो हमें महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमें याद करने हैं वो ये हैं कि 12 अगस्त 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत इंडिया रैंकिंग 2024 को जारी किया था। कब? 12 अगस्त 2024 को, ठीक है। ठीक है, यह देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों को जो है रैंकिंग देता है। यह रैंकिंग नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में जारी की गई थी, और इसमें ये वाला जो संस्करण है वो 9वां संस्करण है इसका, और 8 श्रेणियां हैं इस रैंकिंग के अंतर्गत, ठीक है। अब जो 8 श्रेणियां हैं उसमें कौन कौन सी हैं? तो एक है ये समग्र श्रेणी, कौन सी है देख लेते हैं। एक है ये समग्र श्रेणी, ठीक है, ओवरऑल, यानी कि दूसरी है कॉलेज श्रेणी, तीसरा विश्वविद्यालय, फिर है अनुसंधान संस्थान, ठीक है, फिर नवाचार इनोवेशन है, और फिर राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय है, ठीक है, यानी कि स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, और फिर कौन सा है? ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक, और उसके बाद में स्किल यूनिवर्सिटी है। ये हैं 8 श्रेणियाँ, ठीक है। अब इसमें बताया है कि ठीक है 8 श्रेणियाँ तो हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि इसके अंतर्गत आपको दिख रहा होगा कि 3 नई श्रेणियां जोड़ी गई हैं। कौन सी हैं? ये है सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय। ये 3 नई श्रेणियां जोड़ी गई हैं, ठीक है। वर्ष 2024 में इनको जो क्या है, वर्ष 2024 में पहली बार जोड़ा गया है, ठीक है। इनको वर्ष 2024 में पहली बार इंडिया रैंकिंग में शामिल किया गया है, ठीक है। चलो ठीक है। अब क्या है? अगला कह रहा है कि उल्लेखनीय है कि इंडिया रैंकिंग्स के तहत 8 विभिन्न विषयों के अंतर्गत भी संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की जाती है, और वो विषय क्या हैं तो वो नीचे दिए हुए हैं, ठीक। अब जो 8 विषय हैं एक बार हम देख लेते हैं। 8 विषय हैं, उनमें से एक बार हम ये देख लेते हैं कि जो 8 विषय हैं वो कुछ ये हैं। देखो, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं विषय।
ये विषय वाली रैंकिंग है, जिसके अंतर्गत दिया है जो इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, फार्मेसी है, मेडिकल है, दंत चिकित्सा है, ठीक है, विधि है यानी कि लॉ है, वास्तुकला और नियोजन है, और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र है, ठीक है। ये हैं इसके 8 क्षेत्र। अब इसके अलावा जो हमें पॉइंट याद करने वाला है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, वो पॉइंट ये है कि अभियांत्रिक, देखो यहाँ से जो ओवरऑल कैटेगरी है ना, उसमें लगातार 6वें वर्ष 2019 से 24 तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मद्रास को प्रथम स्थान पर रखा गया है, ठीक है, IIT मद्रास को। और IIT मद्रास जो इंजीनियरिंग श्रेणी है ना, उसमें भी लगातार 9वें वर्ष 2016 से 24 तक पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। चलो ये बात क्लियर हुई। अब इंडिया रैंकिंग में जो शीर्ष 5 संस्थान हैं, एक बार उनके नाम भी देख लो। ये है IIT मद्रास, ये है IIT मद्रास। अगर हम देखें तो यह है IIT मद्रास चेन्नई में पहले स्थान पर है। दूसरे पर है भारतीय विज्ञान संस्थान, ठीक है, जो बेंगलोर में है। और तीसरा पर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में है जो, और फिर है IIT दिल्ली, ठीक है, और फिर है IIT कानपुर, ठीक। तो इसमें पहले 3 तो आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। अब इसमें इंडिया रैंकिंग 2024 में उत्तर प्रदेश के भी कुछ मतलब संस्थान आए, तो एक बार उनको भी देख लो। 5वें नंबर पर क्या है, IIT कानपुर है, ठीक है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस नंबर है, ये है 11वें नंबर पर। एक बार इनके नाम आप देख सकते हो, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण याद ये रखना है कि 5वें नंबर पर IIT कानपुर है, ठीक है, इसको याद रखना है। चलो और देखते हैं, ये नाम फिर बाकी का आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, बाकी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। शीर्ष स्थान प्राप्त करता विभिन्न श्रेणियों में, जैसे कि विश्वविद्यालय श्रेणियों में किसने प्राप्त किया है, बेंगलुरु ने। कॉलेज श्रेणी में किसने प्राप्त किया है, हिंदू कॉलेज दिल्ली ने। अनुसंधान में किसने प्राप्त किया है, बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान ने। नवाचार में किसने किया है, IIT बॉम्बे ने। मुक्त विश्वविद्यालय में किसने किया है, इग्नू ने, ठीक है। और हम देखते हैं, अगर कौशल में देखते हैं तो फिर ये कई दिए हुए हैं, ठीक है, इनके आप नाम देख सकते हैं। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय में ये दिया रखा है, लेकिन ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, आपको देखना था वो आपने देख लिया है, ठीक है। एक बार अगर इन पर नज़र मारें तो मार सकते हैं, बाकी याद करने के लिए तो ऐसे बहुत सारा है, क्या क्या याद करेंगे, ठीक है। फिर है इंडिया रैंकिंग्स 2024 विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान। अब इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग है उसके अंतर्गत क्या है, ये आपको पॉइंट याद ही रखना है कि जो इंजीनियरिंग है इसके अंतर्गत IIT मद्रास है, और जो मैनेजमेंट है उसमें IIM अहमदाबाद है। फार्मेसी में जामिया है, ठीक है, और मेडिकल में क्या है, अखिल एम्स है नई दिल्ली का, ठीक है। दंत चिकित्सा में क्या है, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज है, ठीक है। और आगे आते हैं, ये है विधि, लॉ में क्या है, नेशनल लॉ स्कूल इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर का, ठीक है। फिर वास्तुकला में IIT रुड़की है, ठीक है, वास्तुकला में क्या है, IIT रुड़की। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला है उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक। ये उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया एक सूचकांक है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है कि मानवीय हस्तक्षेपों के कारण होने वाले पारिस्थितिकी विकास यानी कि इकोलॉजिकल डेवलपमेंट का मूल्यांकन करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। और इसके अंतर्गत 4 अवयव स्तंभों को शामिल किया जाता है। एक है वायु, दूसरा है जल, तीसरा है मिट्टी यानी कि सॉइल, और चौथा है वन, ठीक है। अब इसमें याद करने वाली बात यह है कि जो 19 जुलाई 2024 को जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने इस सूचकांक को लॉन्च किया था। और इस सूचकांक का जो शुभारंभ करने वाला ये भी है कि उत्तराखंड पहला राज्य है देश का, और इसके साथ ही इसने मतलब क्या किया है कि लिंकेज किया है इकोलॉजी को इकोनॉमी से, ठीक है। यानी कि अगर इकोलॉजी को बचा के रखेंगे तो इकोनॉमी बूस्ट करेगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। 4 मुख्य घटक हमने देख ही लिए हैं। याद ये और रखना है कि जो इन्वायरमेंट सूचकांक है निर्धारित करेगा कि राज्य में विकास परक योजनाओं के साथ साथ जल, मृदा, वायु एवं वन में क्या परिवर्तन आए हैं, ये कुछ इस तरीके से बताएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अगला है SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24। SDG इंडिया इंडेक्स क्या है, तो देखो सबसे पहले SDG इंडिया इंडेक्स का प्रकाशन 2018 में किया गया था, ठीक है। अब इसको जो जारी किया गया है वो SDG इंडिया इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र भारत डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र भारत और UNDP इंडिया की साझेदारी में नीति आयोग की एक पहल है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, SDG को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति के आधार पर जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको रैंकिंग प्रदान करते हैं ये, ठीक है। और इस सूचकांक का उद्देश्य क्या है कि वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में जो है एक कंपटीशन बना सकें, ठीक है, ताकि राज्य आपस में ये कंपटीशन करें कि हम पहले लक्ष्य प्राप्त कर लें या हम, ठीक है। तो इसमें याद करने वाले पॉइंट ये हैं कि जो 2023-24 का जो संस्करण जारी किया गया था ये एक चौथा संस्करण था, ठीक है।
और जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया, ठीक है। और इस बार की जो थीम थी वो थी विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास, यानी कि टुवर्ड विकसित भारत सस्टेनेबल प्रोग्रेस इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। अब एसडीजी इंडिया इंडेक्स का जो चौथा संस्करण है जो 2023-24 में जारी किया गया है, 16 लक्ष्यों एवं 17वें लक्ष्य पर गुणात्मक विश्लेषण देता है, जिसमें 70 उपलक्ष्यों और 113 जो है इंडिकेटर्स भी शामिल हैं, ठीक है। अब इसमें बताया है कि समग्र स्कोर जो है 0 से 100 के बीच में होता है, ठीक है। अब किसी राज्य ने अगर 100 स्कोर प्राप्त किया है तो इसका मतलब ये है कि उस राज्य ने पूरी तरीके से जो लक्ष्य निर्धारित कर लिए, ठीक है। और जिसने 0 है, इसका मतलब ये है कि उसने कोई भी प्रगति नहीं की है। तो 0 से 100 के बीच में जो है दी जाती है रैंकिंग, ठीक है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मतलब 0 से 6 के बीच में अगर रैंकिंग दी जाए तो जो 99 नंबर पर है वो भी उसी कैटेगरी में, और जो 1 पर है वो भी कैटेगरी में उसी में। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए क्या किया गया है, इसके अंतर्गत हमने 4 कैटेगरी बनाई हैं, जिसमें पहली है एस्पायरेंट, दूसरी है परफॉर्मर, तीसरी है फ्रंट रनर और चौथा है अचीवर। तो जो एस्पायरेंट है उसको 0 से 49 अंक प्राप्त किए हैं तो, और जो परफॉर्मर है उसको 50 से 64 अंक प्राप्त किए हैं उन्हें, और जो फ्रंट रनर है वो 65 से 99 के बीच में जो अंक प्राप्त किए हैं उन्हें, और जो अचीवर्स हैं उनको वो जो 100 अंक प्राप्त कर चुके हैं उनको अचीवर श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है। अब ये जो है मतलब जो श्रेणियाँ हैं, इसके अंतर्गत किस राज्य को कितनी श्रेणियों में रखा गया है, एक बार ये और हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट पहले हम यहाँ से देखेंगे कि जो शुरू की थी एस्पायरेंट उसमें कोई नहीं है, ठीक है। और जो परफॉर्मर थी उसमें कितने, उसमें नागालैंड, मेघालय, झारखंड, बिहार 4 राज्य हैं, ठीक है। और बाकी के सारे राज्य अग्रणी में है। लक्ष्य प्राप्तकर्ता जो अचीवर है उसमें भी एक भी राज्य नहीं है, ठीक है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो पहले में यानी कि एस्पायरेंट में कोई नहीं है, अचीवर में कोई नहीं है, लेकिन अच्छा प्रदर्शन जो परफॉर्मर है उसमें भी कोई नहीं है, केवल फ्रंट रनर में है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब हम देख लेते हैं, हमने ये चीज़ देख ली। अब हमें एक बार ये देख लेते हैं कि एक ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में देश के सभी राज्यों के समग्र स्कोर में सुधार हुआ है। ये एक पॉइंट है याद करने वाला, ठीक है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार देश के जो राज्य हैं उन सभी में क्या देखा गया है, सुधार देखा गया है, ठीक है। अब एक बार हम देख सकते हैं कि अगर सुधार के दृष्टिकोण से देखें कि भाई सुधार किसमें सबसे ज़्यादा हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। याद रखना, एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर नहीं है, लेकिन अगर हम सुधार के दृष्टिकोण से देखेंगे कि सुधार सबसे ज़्यादा किसने किया है, तो सुधार के मामले में उत्तर प्रदेश, जिसने 25 अंकों का जो है सुधार किया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पहले पर है, फिर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, हरियाणा है, ये राज्य हैं, ठीक। अब जो भाई ये तो हो गया कि भाई सुधार किसने किया, लेकिन दूसरा ये भी कि भाई अच्छा मतलब पहली रैंक पर आया कौन है, तो पहली रैंक पर आया है केरल और उत्तराखंड, दोनों को 79 स्कोर के साथ पहली रैंक पर रखा गया है, ठीक है। फिर है तमिलनाडु जो 78 पर है, गोवा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और ये सब राज्य हैं। इसी में हम देखेंगे कि जो अगर हम अंतिम देखें, भाई पहले पर तो देख लिया भाई उत्तराखंड और केरल है, अगर अंतिम में देखें तो बिहार है। बिहार सबसे अंत में 28वें स्थान पर है, इसका स्कोर कितना है 57 है, ठीक है। और फिर झारखंड, नागालैंड, मेघालय, इनकी स्थिति जो है बेहतर होती गई है, ठीक है। और 18वें स्कोर पर कौन है, उत्तर प्रदेश है 67 स्कोर के साथ ही, ये याद रखना है, ठीक है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में केंद्र शासित प्रदेशों के अगर प्रदर्शन की बात करें तो चंडीगढ़ को पहला स्थान मिला है 77वें स्कोर के साथ में, ठीक है। चंडीगढ़ को अगर हम ओवरऑल चंडीगढ़ वो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में देखें तो 79 स्कोर के साथ में फिर भी केरल और उत्तराखंड पहले स्थान पर रहेंगे, ये भी दिमाग में रखना है, ठीक है। राज्यों के प्रदर्शन को हमने देख ही लिया है इसमें, ठीक है। हाँ, एक बार ये है कि एसडीजी लक्ष्य आधारित शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश लक्ष्य आधारित। अब इसमें है कि लक्ष्य 1 क्या है, लक्ष्य 2 क्या है, लक्ष्य 3 क्या है, लक्ष्य 4, 5, 6, ठीक है। ये जितने भी 17 लक्ष्य हैं सारे के सारे आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। बाकी ये जो राज्य हैं, ठीक है, तो इन राज्यों पर अगर एक बार आप नज़र डालना चाहें तो एक बार नज़र डाल लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा हो सकता है कि आने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं अगर ये संबंधित है आपके राज्य से। तो हमने देखा कि लक्ष्य जो 7 है वो सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा है। इस उत्तर प्रदेश को जो है इसी के अंतर्गत रखा गया है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अच्छा, आपको ये और दिमाग में रखना है कि ये जो राज्य इसके अंतर्गत रखे गए हैं, अच्छा इतना याद करना तो थोड़ा टफ है, तो लेकिन आपको ना ये जो लक्ष्य दिए गए हैं जितने सस्टेनेबल गोल्स हैं
इन गोल्स को तो आपको सही से याद कर लेना है, क्योंकि 2-3 प्रश्न इसमें से कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मिल ही जाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। अगला है संविधान हत्या दिवस। तो देखो, जो भारत में आपको पता है 1975 में आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, 1975 में आपातकाल लागू हुआ था, और जो आपातकाल लागू हुआ था वो 25 जून को लागू हुआ था। तो सरकार ने ये फैसला लिया है कि 25 जून को अब हम संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत सारे नियमों का उल्लंघन हुआ था और बहुत सारे लोगों की स्वतंत्रता खतरे में गई थी। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा कि भारत के संविधान के भाग 18 में आपातकाल से संबंधित प्रावधान है, और आपातकाल से संबंधित प्रावधानों को देखें तो अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, जो अब तक देश में 3 बार लग चुका है। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल अभी तक लगा नहीं है। 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक देश में आपातकाल घोषित किया गया था, और भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण जो है 3 दिसंबर 1971 को भी लागू किया गया था। ठीक है, लेकिन 25 जून 1975 को एक और आपातकाल लागू किया गया था, वो आंतरिक गड़बड़ी के कारण लागू किया गया था। ठीक है, ये आपको जयप्रकाश नारायण का आपने नाम सुना ही होगा। जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी की जो नियम थे, इंदिरा गांधी की जिस आधार पर चल रही थी, उनसे जो है नाखुश हो गए थे, और इसलिए उन्होंने जो है इनके खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ा था। ठीक है, चलो 25 जून याद रखनी, 25 जून को मनाया जाएगा। एक बार देख लेते हैं, इसमें चर्चा की गई है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशरी की। ठीक है, कि इसके खिलाफ मतलब ये गलत है। तो इसके तहत क्या है कि जो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी होती है, तो ब्यूरोक्रेसी को संविधान के प्रति, और वैसे ही जो जुडिशियरी है उसको संविधान के प्रति जो है कमिटेड रहना चाहिए। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो इंदिरा गांधी जी थी वो कहती थी कि जो ब्यूरोक्रेसी हुई या जुडिशरी, ये कमिटेड रहनी चाहिए किसके प्रति? प्राइम मिनिस्टर के पद के प्रति, यानी कि जो इंदिरा गांधी जी हैं उनके प्रति। ठीक है, तो इसकी जो है आलोचना की गई। ठीक, चलो ठीक है, अब एक बार ये और देख लो, ये है हैदराबाद मुक्ति दिवस, जो कि 17 सितंबर को मनाया जाया करेगा, क्योंकि 17 सितंबर को हैदराबाद जो निज़ाम के अंतर्गत था, एक रियासत था, इसको ऑपरेशन पोलो के माध्यम से 1948 में छुड़ाया गया था। ठीक है, अगला है कि वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, और इस शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है, भारत मंडपम में, और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है, जो कि अश्विनी वैष्णव ने इसका जो क्या किया था, उद्घाटन किया था। ठीक है, अब आ जाते हैं एक बार एआई प्रशंसा पर। ठीक, एक बार देख लेते हैं, ये इतना ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर ज़्यादा दिमाग मारना नहीं है, इतना नहीं आएगा। ठीक है, एआई प्रशंसा पर इसमें क्या है कि प्रतिवर्ष 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, एआई प्रशंसा दिवस के रूप में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबंधित प्रौद्योगिकियों में प्रगति और नवाचार पर प्रकाश डालने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। ठीक है, एआई पर ऐतिहासिक प्रस्ताव जो है, मतलब एआई पर बताया है कि 21 मार्च 2024 को यूएन ने जो है इसको अपनाया था। ठीक है, एआई पर जो ऐतिहासिक प्रस्ताव यूएन ने अपनाया था। ठीक, ताकि उसको मतलब बढ़ावा दिया जा सके, और ऐसा पहला कोई प्रस्ताव है जो किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पर यूएन में अपनाया गया है। ठीक, आगे जाओ। इंडिया एआई मिशन की जो बात चल रही थी उसमें बताया है कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट है याद करने के लिए वो ये हैं कि जो एआई मिशन की जो मंजूरी दी गई है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मार्च 2024 में दी गई थी। ठीक है, इस पर जो व्यय किया जाएगा वो 10,371.92 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। 5 वर्षों के लिए ये राशि निर्धारित की गई है। ठीक है, इस मिशन को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, और इसके जो मतलब घटक हैं वो हैं इंडिया एआई कंप्यूटर क्षमता, यानी कंप्यूटर क्षमता को बढ़ावा देना, इंडिया एआई नवाचार केंद्र को बढ़ावा देना, इंडिया एआई डाटा सेट मंच। ठीक है, जो डाटा है, जो स्वतंत्र प्रभाग है, स्वतंत्र व्यापार प्रभाग है, उसके द्वारा विकसित किया जाएगा ये इंडिया एआई डाटा सेट मंच। ठीक है, और इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, एप्लीकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर है इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स। ठीक है, तो फ्यूचर में क्या क्या स्किल्स होंगी उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इंडिया एआई स्टार्टअप वित्त पोषण, जो स्टार्टअप होंगे उनको जो है वित्त पोषित किया जाएगा, जो नए स्टार्टअप होंगे इस क्षेत्र में। ठीक, चलो अब आ जाते हैं दूरसंचार अधिनियम 2023 पर। इसके तहत क्या है, 18 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, 20 दिसंबर को लोकसभा से पारित हुआ, 20 दिसंबर को लोकसभा द्वारा तथा 21 दिसंबर को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया, और 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की अनुमति के बाद में ये एक अधिनियम बन गया है। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं इसके तथ्यों के बारे में।
कह रहा है कि दूर संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव, विस्तार, रेडियो प्रदान करना, इन सब चीज़ों के लिए जो है इन सब चीज़ों के जो प्रावधान है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, और बताया गया है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में संदेश या संदेशों की एक श्रेणी को कुछ आधारों पर इंटरसेप्ट, मॉनिटर या ब्लॉक भी किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। ये इसके अंतर्गत जो है सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और बताया गया है कि भारतीय तार अधिनियम 1885 के तहत वंचित क्षेत्रों में दूर संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की स्थापना की गई थी। अब इसको गवर्नमेंट ने आगे बढ़ाते हुए इसका नाम डिजिटल भारत निधि यानी कि डिजिटल इंडिया फंड रख दिया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? दूर संचार अधिनियम 2023 की धारा 224(1) के तहत स्थापित डिजिटल भारत निधि के प्रबंधन एवं कार्यान्वयन को बेहतर बनाना है। ठीक, चलो आगे क्या है? आगे के प्राधिकार प्राप्त किए बिना दूर संचार सेवाएं प्रदान करना या दूर संचार नेटवर्क या डाटा या अनधिकृत पहुंच प्रदान करना 3 वर्ष तक की कैद, 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये कहना ये चाह रहा है कि अगर कोई जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है ना बिना अधिकार लिए, तो उसको 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और इसके साथ ही 3 साल तक की सजा या फिर दोनों ही दिए जा सकते हैं। ठीक, और अगर नियमों और शर्तों का उल्लंघन करता है, प्राधिकार प्राप्त करने के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करता है, तो फिर इस पर 5 करोड़ रुपए तक का भी जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, ये बात कही गई है। और फिर ये भी कहा गया है कि अगर जो जैसे कि सैटेलाइट फ़ोन वगैरह है जिसको जो अभी तक हमारे इंडिया में मतलब यूज करने की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर कोई इस तरीके से जो अनधिकृत उपकरण रखने या अनधिकृत नेटवर्क या सेवाओं का उपयोग करने पर करता है अगर कोई, तो उस पर 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, ये कंज्यूमर के लिए। ठीक, फिर है कि मतलब ये जो सैटेलाइट फ़ोन है वो नॉर्मल व्यक्तियों के लिए नहीं है। ठीक है, इसके लिए भी परमिशन है कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए। ठीक है, पूरे भारत में प्रति व्यक्ति 9 सिम कार्ड की सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ केवल 6 ही सिम कार्ड की सीमा है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, असम हो गया, पूर्वोत्तर लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र हो गए। ठीक है, इन क्षेत्रों की बात की गई है। चलो आगे आ जाओ। आगे अगला है लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024। ये जो परीक्षाएं होती हैं उनमें जो धांधली होती है, इसके लिए ये लाया गया है। ठीक है, अब इससे पहले क्या था कि अभी तक कोई भी विशिष्ट कानून नहीं था देश में जो इससे संबंधित लाया गया हो। ठीक, अब इस कानून के अंतर्गत जो दिया गया है कुछ प्रावधान कि इसके अंतर्गत कहा गया है कि 5 फरवरी 2024 को लोकसभा में पहले तो ही पेश किया गया था। ठीक है, 6 फरवरी को ये लोकसभा से, 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हो गया और 12 फरवरी को राष्ट्रपति जी ने इसको मंजूरी दे दी। ठीक, तो ये आखिरकार में एक्ट बन गया। अब इसके संबंधित जो इसमें जो परीक्षाएं सम्मिलित की गई हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो यूपीएससी है, कर्मचारी चयन एसएससी है। ठीक है, और ये क्या है? ये है रेलवे भर्ती बोर्ड है, राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरण है, बैंकिंग है। ठीक है, यानी कि केंद्रीय गवर्नमेंट के अंतर्गत, केंद्र सरकार के अंतर्गत जो आती हैं जो भी भर्तियाँ वो इसके अंतर्गत सम्मिलित कर दी गई हैं। राज्य चाहें तो राज्य भी अपने कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत बताया है, इसके अंतर्गत कहा गया है कि अपराधों के लिए निर्दिष्ट अगर मान के चलो इसके अंतर्गत किसी भी तरह का अगर कोई उल्लंघन करता है तो 3 से 5 साल तक की कैद दी जा सकेगी और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। ठीक है, ये है पॉइंट इसमें से महत्वपूर्ण। ठीक, आगे है कि इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध जो संज्ञेय होंगे, कॉग्निजेबल होंगे, गैर जमानती होंगे। ठीक है, गैर जमानती होंगे। और कहा गया है कि जो मतलब इस तरीके से करते हैं ना, कोई संगठित अपराध करते हैं, पूरा गैंग गिरोह चलता है, तो अगर कोई इस तरीके का काम करता है तो 5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, और इसकी जो जांच पड़ताल ये सब की जाएगी ना, वो डीएसपी रैंक का अगर अधिकारी होगा तो उसी के द्वारा की जा सकेगी। और इसके बाद में जब ये लागू किया गया उसके बाद में 24 जुलाई 2024 को बिहार की विधानसभा ने भी बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 को पारित किया गया था। ठीक, चलो ठीक है। अगली न्यूज़ है नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन। इसकी जो हिस्ट्री है, इसके बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए। थोड़ी सी हम भी देख लेते हैं कि 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये मूलतः एक बौद्ध विहार था और बाद में इसको क्या है राजा हर्षवर्धन, ठीक है, और पाल शासकों ने भी इसको संरक्षण किया था तुर्कों के आक्रमण से पहले। ठीक है, तुर्कों ने आकर के इसको अस्त व्यस्त कर दिया। ठीक है, तो आगे चल के इस स्थल की खोज 1812 में स्कॉटिश सर्वेक्षणकर्ता थे ब्रांसिस बुकानन हैमिल्टन, उन्होंने की थी, लेकिन इससे पहले भी अलेक्जेंडर कनिंघम इसकी चर्चा कर चुके थे। ठीक है, तो अब आगे आ जाते हैं। आगे इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि 2006 में बिहार की विधानमंडल ने भी इसको जो है, और एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो थे हमारे प्रेसिडेंट ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार को प्रस्तावित किया था। ठीक है,
और इसके बाद में इसके पुनरुद्धार के लिए और भी प्रयास किए गए और मतलब चर्चाएं चलती रहीं कि इसको आप पुनरुद्धार किया जाना चाहिए, इसको बनाया जाना चाहिए, दोबारा से इसका संरक्षण किया जाना चाहिए, ठीक है। तो अक्टूबर 2009 में थाईलैंड में आयोजित हुआ था चौथे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, तो उसमें भी इसको सपोर्ट किया गया था कि भाई इसका उद्धार किया जाना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है। तो अब फाइनली हम देख रहे हैं कि 19 जून 2024 को मतलब 2010 में इसका उद्धार किया गया था। नालंदा जिले स्थित राजगीर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 2010 में लाया गया था। इसके तहत जो है आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय 25 नवंबर 2010 को अस्तित्व में आ गया था, ठीक है, क्योंकि इसका पुनरुद्धार किया गया था, ठीक। अब ये ठीक है, ये पॉइंट ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के लिए राजगीर 455 एकड़ भूमि प्रदान की थी बिहार सरकार द्वारा राजगीर में, ठीक। फिर कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय परिसर के उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों ने जो है शामिल हुए थे, इसके मिशन प्रमुख। और 2010 से नालंदा विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित कर दिया गया है, ठीक है। और जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो इसके कुलाध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो इसकी कुलाध्यक्ष होंगी, ठीक है। अरविंद पनगड़िया इसके मतलब कुलाध्यक्ष होंगी नहीं, कुलाध्यक्ष हैं। अरविंद पनगड़िया इसके कुलाधिपति हैं और प्रोफेसर अभय कुमार इसके कौन है, अंतरिम कुलाधिपति हैं, ठीक है। चलो ठीक है। ये देखा होगा आपने स्मृति वन भूकंप संग्रहालय, इसके तहत क्या है कि विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में इसको सम्मिलित किया गया है, ठीक है। ये जो वन है, ये जो संग्रहालय है यानी ठीक है, यानी कि म्यूजियम है, इसको सम्मिलित किया गया है। इसके तहत क्या है कि 13 जून 2024 को प्रिक्स वर्सेल्स के तहत वर्ष 2024 के लिए विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत जो मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम है उनकी सूची जारी की गई थी, इसमें इसको सम्मिलित किया गया है, ठीक। अब इसके पीछे एक आपने सुना होगा कि भुज में भूकंप आया था। तो तारीख थी 26 जनवरी, ईयर थी 2001 को गुजरात के में भीषण भूकंप आया था भुज में, ठीक है। इसका जो अधिकेंद्र था वो भुज में ही था। 7.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। बताया जाता है 15.23 लाख तो लोग प्रभावित हुए थे, लेकिन सिर्फ कच्छ जिले में 12,932 लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, इस भूकंप के कारण। तो इसकी स्मृति में ना यहाँ पर एक संग्रहालय बनाया गया था, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका जो है अनावरण किया गया था, तो उसका नाम इसमें आया है, ठीक है। प्रिक्स वर्सेस 2024 में और भी कई आए। जो चेंगदू है वो चीन का आया है, सॉरी ये A4 आर्ट म्यूजियम है चेंगदू में, चीन का आया है। और ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम है वो मिस्र का आया है। और भी ये सिमोस आर्ट म्यूजियम है जो जापान का। और पैलेस हेटलू है, ठीक है, जो नीदरलैंड का है। ओमान एक्रोस एजेस म्यूजियम है ओमान का है, ठीक है। पोलिस हिस्ट्री म्यूजियम है जो पोलैंड का है। इसी में है स्मृति वन भूकंप जो कि हमारे भुज यानी कि भारत का है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भुज गुजरात में स्थित स्मृति भूकंप संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेस पुरस्कार में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। कह रहा है 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री ने इस भूकंप का जो है उद्घाटन किया था, ठीक है। ये भी आपको दिमाग में रखना है। फिर ये कि जो भुजियो डूंगर पहाड़ी है उसके निकट ये बताया जाता है ये है, और 300 वर्षों से अधिक पुराने भुजिया किले के साथ भी अपना जो है सीमा साझा करता है, ठीक है। और इसकी जो डिज़ाइन की गई थी वो राजीव कठपाड़िया के द्वारा इसकी डिज़ाइन की गई है। और इसको अगर आप देखना चाहें तो ये दिखने में कुछ ऐसा है, एक बार देखो, ये है भुज का जो संग्रहालय है म्यूजियम है वो ये है, ठीक है, ये है, ठीक। सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की लिस्ट में है ये। चलो आगे आ जाते हैं। अगला है प्रिक्स वर्सेस पुरस्कार के बारे में बताया है कि जो पुरस्कारों को विश्व वास्तुकला और डिजाइन अवार्ड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। 2015 को वर्ष 2015 को से प्रतिवर्ष यूनेस्को द्वारा घोषित प्रिक्स वर्सेस वस्तुतः वास्तुशिल्प प्रतियोगिता यानी कि आर्किटेक्चरल जो कॉम्पिटिटेंस है की एक श्रृंखला है जो विश्व भर में बेहतरीन समकालीन परियोजनाओं पर प्रकाश डालती है और उनको जो है ये इसके लिए सम्मानित करती है, ठीक। चलो तो ये क्लास में यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। यहाँ से आगे के लिए थैंक यू सो मच।